अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम उर्दू के सेकंड पीरियड को कंप्लीट करेंगे और कल का चंद मिनटों में उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने उर्दू ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब इस सबक के बारे में चीज़ें देखी थी। हेडिंग को सर पे नज़र गुजरते हुए हम देखेंगे कि ज़बान क्या है। हमने देखा था कि ज़बान वसीला है। किस चीज़ का वसीला है? जज्बात का, अपने एहसासात का, अपने ख्यालात का इजहार का वसीला है। और साथ ही साथ नतीजा है किस चीज़ का? समाजी तामुलात का। समाजी तामुलात में हमने आपसे कहा था कि समाजी तामुलात का मतलब क्या होता है? अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी समाजी जितने अनासिर हैं, जिसमें पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। और उसके बाद में हमने ज़बान क्या है देखे थे। ज़बान को बामकसद ज़िंदगी बनाती है, तहज़ीब व तमद्दुन की हिफाजत करती है। और माहिर लिसानियात क्या कहते हैं कि ज़बान किस चीज़ का इम्तिज़ाज है, किस चीज़ का मिक्सचर है। तो दो चीज़ें हैं, एक लुग़त और दूसरा क़वायद। ये ग्रामर और लेक्सिकॉन। लुग़त क्या है, लेक्सिकॉन क्या है? अल्फाज का मजमुआ है, जुमलों का मजमुआ है। क़वायद क्या है? उसकी तरतीब है, साख्त है। ये चीज़ें हमें आगे भी डिटेल में इंशाल्लाह देखना है। उसके बाद हमने देखे थे कि ज़बान का इल्म, किसी भी लैंग्वेज के बारे में जब हम मुताला कर रहे हैं तो उसे हम इल्म लिसानियात कहते हैं। ज़बान एक समाजी तस्वुर है, अलामतों का निज़ाम है। ज़बान के अंदर नज़्म ज़ब्त है, फ़िक्र है, तहज़ीब है, रिवायत है, तख्लीक़ियत है। ज़बान की अपनी साख्त होती है। ज़बान के अंदर तब्दीली है, तनू है, क्योंकि ज़बान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हदफ भी होती है और तख्लीक़ियत के ज़रिए ज़बान की तरक्की भी होती है। इसलिए हमने उसे कहा कि ज़बान के अंदर तब्दीली और तनू भी है। उसके बाद हमने देखे थे ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किन चीज़ों में तकसीम किया गया है? किताबों में यही तरतीब आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले है ज़बान, इशारों की ज़ुबान, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। उसके कुछ हदूद भी देखे थे हमने कि हर जगह पर, हर मौके पर, हर चीज़ को हम इशारों की ज़बान में ज़ाहिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सूतियाती आवाज़ों की ज़ुबान, जिसमें हम आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पर मादरी ज़ुबान का सीखने के तसव्वुर को हमने देखा था कि हमने इक्तिसाब और आमोजिश दोनों चीज़ों का हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। आगे भी आने वाला है। माहौल के अज्जा के ज़रिए तुलबा जो है इक्तिसाब का अमल अंजाम देते हैं। उसके बाद हमने देखे थे अलामतों की ज़ुबान, सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जब हम किसी भी मखसूस आवाज़ को किसी अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। हमने अ ब क की मिसालें दिए थे आपको, ABCD की मिसालें दिए थे, जिसमें वो अलामतें, हुर्फ़ तहजी को अलामतें कहते हैं, साइंस कहते हैं। जितने भी हुर्फ़ तहजी है वो सब ज़बान की अलामतें हैं और अलामतों को, पर्टिकुलर अलामत को पर्टिकुलर वॉइस दी हुई है, आवाज़ें दी हुई है, इसे अलामतों की ज़ुबान कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोली और मादरी ज़ुबान के अंदर फ़र्क देखा था, उसकी तारीफ़ात देखी थी कि बोली क्या चीज़ है और मादरी ज़ुबान क्या चीज़ है। ठीक है। बोली मखसूस इलाके से, कबीले से ताल्लुक़ रखती है, किसी रीजन से ताल्लुक़ रखती है, जो लोग फितरी तौर पर सीखते हैं और लेकिन उसकी तहरीरी शक्ल नहीं होती। जबकि मादरी ज़ुबान आप अपने घर से सीखते हैं, अपने ख़ानदान से, अपने माँ से सीखते हैं, ये भी फितरी तौर पर सीखते हैं। लेकिन मादरी ज़ुबान या फिर हम ज़ुबान जिसे कहेंगे, उसे हम महारत हासिल करते हैं और महारत के ज़रिए दीगर उलूम को हासिल करते हैं। रस्मी तौर पर भी हम हासिल करते हैं, उसे गैर रस्मी तौर पर भी हासिल करते हैं। और जितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 है, ये तमाम तर चीज़ें मादरी ज़ुबान में तालीम को ख़ास तौर पर हिमायत करती है, फ़ौक़ियत देती है। ठीक है। और दस्तूरी भी हक़ हासिल है हमें, हर भारत के शहरी को, हर भारत के बच्चे को आर्टिकल 350A के तहत ज़बान को, मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। और ज़बान की कुछ ख़ुसूसियात भी हमने देखी थी मादरी ज़ुबान के अंदर कि उसके उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उसकी साख्त होती है, उसकी तहज़ीब होती है। साथ ही साथ मेयारी ज़ुबान को भी हमें इंटरलिंक किया था उसके साथ। मेयारी ज़ुबान क्या है? ये भी एक ज़ुबान ही होती है जो बोलियों में से भी हो सकती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेयारी ज़ुबान बोली में से ना हो भी सकती है, लेकिन इसका ताल्लुक़, अगर मेयारी ज़ुबान को पहचानना है, याद रखना है, तो हमने आपको बताए थे कि इक़्तिदार से ताल्लुक़ होता है। ठीक है। जब वो इक़्तिदार से हो जाती है
कोई भी बोली ज़ुबान या आम ज़ुबान या किसी की मादरी ज़ुबान जब उसका ताल्लुक़ हुक्मरान तबक़े से हो जाता है तो हुक्मरान तबक़ा उसको अपने हुकूमत में राइज कर देता है, इसलिए उसको मियारी ज़ुबान समझा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया रिवीजन? आवाज़ क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर। चलिए, उसके बाद आज हम देखने वाले हैं ज़बान का इक्तिसाब या उसकी तहसील। इक्तिसाब और आमोजिश दोनों चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, ज़बान का इक्तिसाब का मायने क्या है, ज़बान की तहसील का मतलब क्या है। इक्तिसाब के मायने हमने आपको कल भी बताए थे। इक्तिसाब का मायने होता है कि वो तमाम, यहाँ पर तो सिर्फ मादरी ज़ुबान के ताल्लुक़ से किताबों में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इक्तिसाब को आपको और तो वसी तस्वुर के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। वो तमाम तर पैदाइश के बाद, वो तमाम तर उलूम, ठीक है, वो तमाम तर महारतें पैदाइश के बाद लिख लीजिए, क्योंकि ये हम जो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं वो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगी समझने के लिए। इक्तिसाब का मानी होता है वो तमाम उलूम, वो तमाम महारतें जो पैदाइश के बाद बच्चा या इंसान फितरी तौर पर सीखता है, अपने माहौल से सीखता है, बग़ैर किसी रस्मी तालीम के सीखता है। वो तमाम उलूम, वो तमाम फ़नून, वो तमाम ज़ुबानें, एक से ज़्यादा ज़ुबान भी हो सकती है अगर वो फितरी तौर पर सीख रहा है, अगर वो फितरी तौर पर सीख रहा है हम उसे इक्तिसाब कहेंगे। समझ में आ रहा है? आम तौर पर ऐसा होता है कि 99% लोग अपनी मादरी ज़ुबान को इक्तिसाब के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, हम भी अपनी पैदाइशी तौर पर मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है, तो हमने भी उर्दू का अमल जो है, सीखने का अमल हमने इक्तिसाब के ज़रिए अंजाम दिया है, क्योंकि हमने अपने फैमिली से, फ्रेंड से, स्कूल से और अपने अहले ख़ानदान से मादरी ज़ुबान को सीखा है। तो हमने इसे फितरी तौर पर सीखा है, यानी इक्तिसाब के ज़रिए सीखा है। तहसील का मतलब हुसूल ही होता है, ऊपर जो हेडिंग नज़र आ रही है आपको, तहसील का मतलब हुसूल होता है। ठीक है, साथ ही साथ इक्तिसाब का अमल अंजाम देने के लिए कौन से चीज़ें मददगार होते हैं, तो उसमें सबसे पहले माहौल से सीखता है बच्चा मादरी ज़ुबान, और माहौल के अज्जा से सीखता है। माहौल के अज्जा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है आप देखिए, कल भी हमने, ठीक है, तो अभी हमने जिन चीज़ों को देखा है इक्तिसाब के ताल्लुक़ से, वो देख लीजिए कि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। मादरी ज़ुबान हम इक्तिसाबी अमल के दौरान सीखते हैं, माहौल के अज्जा से सीखते हैं। ख़ास तौर पर नीम शऊरी हालत में हम इक्तिसाब का अमल अंजाम देते हैं, और इक्तिसाब के लिए किसी क़वायद की ज़रूरत नहीं होती। बेहतरीन मिसाल हमारी मादरी ज़ुबान है। उसके बाद हमें देखना है आमोजिश। आमोजिश का अमल को हम लर्निंग कहते हैं और इंग्लिश में, और इक्तिसाब को हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आमोजिश के अंदर आम तौर पर मादरी ज़ुबान के अलावा दीगर ज़ुबान को शामिल किया जाता है। ठीक है, मादरी ज़ुबान के अलावा दीगर जितनी भी ज़ुबानें रस्मी तौर पर किसी टीचर के ज़रिए, किसी इदारे में, किसी स्कूल में, किसी भी तरीके से अगर बच्चा सीखता है तो हम उसे आमोजिश का अमल कहते हैं। ठीक है, हम इसकी तारीफ़ को और मज़ीद वसी कर लेते हैं कि वो तमाम तर उलूम जो गैर फितरी तौर पर सीखे जाते हैं, वो तमाम उलूम जो गैर फितरी तौर पर सीखे जाते हैं, जानबूझकर सीखे जाते हैं, शऊरी हालत में सीखे जाते हैं, चाहे वो ज़ुबान हो या महारतें हों, वो तमाम तर उलूम, फ़नून, स्किल्स, महारतें सब के सब आमोजिश का हिस्सा हो गई। ठीक है, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं आज हम सीटेट के सब्जेक्ट की नॉलेज भी सीख रहे हैं, तो ये आमोजिश का हिस्सा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप स्कूल के दौरान किसी बच्चे के बिहेवियर को देख के कुछ चीज़ सीखते हैं तो इक्तिसाब का अमल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप उसी नफ्सियात को ऑब्जर्वेशन की बजाय, फितरी माहौल में करने की बजाय, आप उसी नफ्सियात को यहाँ पर टीचर के ज़रिए क्लास में सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आमोजिश का अमल अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आमोजिश में वो तमाम स्किल्स और तमाम महारतें शामिल है, चाहे वो हुनर हो, फ़न हो, स्किल्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई महारतें हों, या वो इंसान की ज़रूरतों को तकमील करने वाले तमाम पेशावर महारतें हों, वो तमाम तक चीज़ें आमोजिश कहलाएगी। ठीक है, ख़ास तौर पर इसमें आपके आमोजिश में हम
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, आमोजिश का अमल अंजाम देने के लिए हमें मश्क की ज़रूरत होती है, जबकि इक्तिसाब के अमल में हमें मश्क की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम फितरी तौर पर नीम शौरी हालत में उसको सीखते चले जाते हैं, जबकि आमोजिश में किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए मश्क दरकार होती है, उसमें हम महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इक्तिसाब के अमल में हम किसी महारत को इंटेंशनली हासिल नहीं कर पाते, बल्कि वो फितरी तौर पर हमें महारत में के दर्जे पर पहुंचा देती है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद यही चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि आमोजिश के अमल में हम शऊरी हालत में सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, असातिज़ा के ज़रिए सीखते हैं, और आमोजिश में हम सेकेंड लैंग्वेज को या दीगर ज़ुबानों की अगर हम बात करें तो क़वायद के ज़रिए हम उन चीज़ों को सीखते हैं। ये था आपके सामने ज़बान का इक्तिसाब और आमोजिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी के ताल्लुक़ से कुछ नज़रियात यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है, थ्योरीज़ हैं। तो सबसे पहले आता है किरदारियत पसंद लोग। ठीक है, किरदारियत पसंद को नफ्सियाती लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बिहेवियरिस्ट कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी हम पेडागॉगी पढ़ते हैं, डीएड और बीएड में भी आपने मुख्तलिफ़ मकामात पर माहिर नफ्सियात के थ्योरीज़ आपने पढ़े हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ग्रोह ऐसा है माहिर नफ्सियात का जो किरदारियत पसंद कहलाता है, और कुछ ग्रोह कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाता है, तामीरियत पसंद। इस तरह के अलग अलग गेस्टाल्ट के नज़रिए हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी में हम किरदारियत पसंद लोग क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं। तो किरदारियत पसंद और बिहेवियरिस्ट जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें सबसे अहम मुकाम हासिल करने वाले और मशहूर जो माहिर नफ्सियात हैं, उसमें सबसे पहले हैं आई.पी. पॉलो जिनका नाम है, और दूसरे हैं B.F. स्किनर। आई.पी. पॉलो और B.F. स्किनर दो माहिर नफ्सियात हैं जिनके नज़रियात, जिनकी थ्योरीज आपको CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में भी आपको देखना है। तो यहाँ पर हम ज़ुबान की आमोजिश में पॉलो और स्किनर को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ज़बान के मुतालिक, ज़बान की आमोजिश के ताल्लुक़ से और ज़बान की हुसूलियाबी के ताल्लुक़ से ये किरदारियत पसंद क्या कहते हैं। आप अपने नोटबुक में किरदारियत पसंद कॉलम बनाइए, उन दोनों के नाम लिखिए, और लर्निंग के लिए, एक्विजिशन के लिए ये दोनों क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब आप CDP पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें हैं, बस ज़ुबान के ताल्लुक़ से इनके रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए यहाँ पर उर्दू ज़बान में भी उनको हम पढ़ रहे हैं। आमोजिश के ताल्लुक़ से किरदारियत पसंद आई.पी. पॉलो ख़ास तौर पे इनके अब नज़रियात भी देखेंगे तो इन्होंने जो है तो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, किरदार की स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए। ठीक है, आई.पी. पॉलो और स्किनर के अगर आप तजुर्बात भी देखेंगे तो आपने मुख्तलिफ़ कबूतरों के, चिंपैंजी के, इसके उसके एनिमल्स पर किए गए तजुर्बात आपने सीडेट में पढ़े होंगे। ठीक है, डीएड में भी आपने पढ़ा है। तो ये किरदार पर इंसान, किसी जानवर के, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं मुसलसल तजुर्बात के ज़रिए, और फिर अपने नज़रिए को पेश करते हैं। और इनके नज़रिए ख़ास तौर पर मशहूर हैं, जिसे हम RS कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, आगे आएगा इंशाल्लाह आपको। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, स्टिमुलस को कहते हैं, मुहर्रिक को कहते हैं, और रेस्पॉन्स कहते हैं रद्द अमल को। ठीक है, तो आमोजिश के ताल्लुक़ से, यानी सीखने के अमल को आई.पी. पॉलो और स्किनर ये कहते हैं कि जो आमोजिश का अमल है, सीखने का अमल है, ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के एसोसिएशन का नतीजा है, यानी मुहर्रिक के और रद्द अमल के दोनों के ताल्लुक़ का नतीजा है। यानी कि सीखने के लिए कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूरी है। ठीक है, कोई ना कोई कमक ज़रूरी है, कोई ना कोई स्टिमुलस ज़रूरी है। जब तक बच्चे को स्टिमुलस नहीं मिलेगा, मुहर्रिक नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा रद्द अमल नहीं देगा। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब मिल जाएंगे, दोनों का ताल्लुक़ बनेगा, तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, इनके थ्योरीज डिटेल में आपको देखना है, तो यही लर्निंग की चीज़ें आपको, आमोजिश की चीज़ें आगे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपने चिंपैंजी का, बंदर का, मंकी का भी आपने देखा होगा, तजुर्बात पढ़े होंगे। ठीक है, एक मंकी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर केले रख दिए जाते हैं और नीचे कुछ
खड़े रहने के लिए कुछ स्टूल रखे होते हैं, तो वो कोशिश करता है लेकिन केलों तक हाथ नहीं जाता उसका, तो फिर वो क्या करता है, वो खड़े रहने के लिए स्टूल का सहारा लेता है और फिर केले लेता है। तो ये क्या है, वो जो केले थे वो मुहर्रिक थे, स्टिमुलस का काम किया, ठीक है। और फिर उसने स्टिमुलस के नतीजे में अपने अक्ल का इस्तेमाल किया, खुद से सीखा और फिर रद्द अमल के ज़रिए उसने केले को खाना सीख लिया, ठीक है। इसी तरह के मुख्तलिफ नज़रियात आपने CDP के अंदर पढ़े हैं। तो आपको याद रखना है किरदारियत पसंद क्या कहते हैं। किरदारियत पसंद कहते हैं कि दो चीज़ें याद रखना है, R और S। लर्निंग क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स का एसोसिएशन है, मुहर्रिक और रद्द अमल का ताल्लुक़ है, जिसमें बच्चा नकल करता है, मश्क करता है और माहौल से ताल्लुक़ के नतीजे में ज़बान सीखने का, यानी कि आसपास जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनके हरकत और सकनात को, उनके चेहरे के तासरात को, उनकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज को नकल करता है बच्चा और ज़बान सीखने की कोशिश करता है। तो ज़बान के ताल्लुक़ से, ज़बान की आमोज़िश के ताल्लुक़ से किरदारियत पसंद का यही नज़रिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पालो और स्किनर का ज़बान के ताल्लुक़ से क्या है, वही है, क्योंकि पालो और स्किनर मशहूर ही है इस वास्ते। ये जो रेड पेन से मैंने आपके सामने लिखा है, पालो और स्किनर इसीलिए मशहूर है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इनके नज़रियात का नाम ही है। तो ज़बान के ताल्लुक़ से भी ये इनका नज़रिया वही है कि ज़बान के सीखने के लिए मुहर्रिक और रद्द अमल, इन दोनों के नतीजे में ज़बान सीखता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की। इसमें भी आपको की पॉइंट्स लिखना है और जहन नशीन रखना है कि नॉम चॉम्स्की ये माहिर नफ्सियात हैं और ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से ये क्या कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा की पॉइंट है, आप आसानी से इसको नोट्स के शक्ल में याद रख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको नॉम चॉम्स्की का नाम नज़र आए तो बहुत की पॉइंट है, आपने याद रख लेना चाहिए कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत होती है। इनका कहना है कि हर बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की इन्नेट एबिलिटी होती है। इन्नेट एबिलिटी आगे आएगा, ठीक है। इन्नेट एबिलिटी का मतलब होता है खुदादाद सलाहियत। सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि हर बच्चा अपने अंदर ज़बान सीखने के लिए अपने दिमाग में एक आला लेकर आता है, एक डिवाइस लेकर आता है, ठीक है। और उस आले का लैंग्वेज को सीखने का जो डिवाइस है उसका नाम उन्होंने LAD रखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ओके। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, नॉट LED। LED हम अपने घरों में लगाते हैं, ये है LAD जो दिमाग में लगा होता है, एक आला है, चिप है, जो फिज़िकली हमको नज़र नहीं आता, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस सलाहियत का नाम रखा, ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि ज़बान सीखने के उसूल और इसके अज्जा पैदाइशी तौर पर बच्चे के अंदर फितरी तौर पर मौजूद होते हैं। यानी ज़बान को किस तरह सीखना है, उसके उसूल क्या है, उसके अज्जा क्या है, ये तमाम तर फैक्टर्स भी बच्चे के दिमाग में फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि पैदाइश के बाद बच्चा अपने घर की, अपने माहौल की आवाज़ें सुनता है और ज़बान सीखने की सलाहियत उसकी मुतहरिक हो जाती है। उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दिमाग में बच्चे के पैदाइशी तौर पर ज़बान को सीखने के, तो जैसे जैसे वो उम्र के साथ बढ़ता रहता है उसके सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाते हैं और बच्चा ज़बान सीखता है। उसी सॉफ्टवेयर को उसी चीज़ को जो बच्चा फितरी तौर पर सीख रहा है, अज्जा को, क़वायद को, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा कि बच्चे के अंदर ज़बान के क़वायद का भी सॉफ्टवेयर फिट होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर है तो सिर्फ बच्चे हिंदी आसानी से सीखते हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान बच्चे उर्दू आसानी से सीखेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल का नाम दिया कि यानी कि दुनिया के हर बच्चे के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर का एक जीन होता है, ठीक है। ज़बान को सीखने का जीन होती हैं, ये हमारे DNA के अंदर मौजूद है, जिसे हम इन्नेट लैंग्वेज कहते हैं, इन्नेट एबिलिटी कहते हैं पैदाइशी तौर पर। इतनी चीज़ें आपको नॉम चॉम्स्की के अंदर याद रखना है। समझ में आ रहा है? आवाज़ क्लियर है? जी सर।
चलिए, उसके बाद दो अहम माहिरीन नफ्सियात हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो पेडागॉगी के अंदर भी, सीडीपी के अंदर भी आपको इनके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ उर्दू के अंदर ज़बान के सीखने के लिए उनके क्या नज़रियात हैं वो भी हमें देखना है, जिनका नाम है प्याजे और वैगोट्स्की। नोट्स बनाते चलिए। जब आप अपनी अकल का, अपनी आँखों का और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो वो देर पा नक्श रहती है। अभी हमने बिहेवियरिस्ट के बारे में देखा, जो बिहेवियर को स्टडी करके अपने नज़रियात को पेश करते हैं। अब हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, तामीरियत पसंद। देखिए, जो इल्म की तामीर की बात करते हैं, जो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि नॉलेज की, इल्म की तश्कील कैसे होती है, उस पर बात करते हैं। उन दो माहिर नफ्सियात का नाम है जैन प्याजे और दूसरे का नाम है वैगोट्स्की। प्याजे का पूरा नाम जैन प्याजे और वैगोट्स्की का नाम वैगोट्स्की है। इन दोनों को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, तामीरियत पसंद कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ने, जैसा कि वहाँ पर नॉम चॉम्स्की ने आपको एक नई बात बताई थी कि उसके बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर यूनिवर्सल ग्रामर होता है, डिवाइस होता है, तो इन दोनों ने, प्याजे और वैगोट्स्की ने, एतदाल की राह इख्तियार की और उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर इल्म की तामीर बतदरीज होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप बच्चे इल्म की तामीर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह किसी बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए इस तरह की स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले छोटी सीढ़ी आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएंगी, इस तरह की तरतीबवार तरतीब होती है। तो प्याजे और वैगोट्स्की का भी कहना यही है कि बच्चे जब सीखते हैं तो वो बतदरीज सीखते हैं, तरतीबवार सीखते हैं। क्या तरतीब है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम वैगोट्स्की की अगर बात करते हैं तो वैगोट्स्की का कहना ये है कि बच्चे समाजी तामुल के नतीजे में सीखते हैं। ठीक है, वैगोट्स्की के बारे में आप लिखिए नोट से कि वैगोट्स्की क्या कहते हैं। वैगोट्स्की का एक अलग से नज़रिया, उसकी थ्योरी भी आपको सीडीपी के अंदर पढ़ने को मिलेगी। सोशियो कल्चरल थ्योरी नाम है वैगोट्स्की का। वहाँ पर भी वो यही बात कहते हैं कि बच्चा अपने सोशल और अपनी तहजीब से, अपनी सकाफ़त से और समाजी तामुलात के नतीजे में बच्चे का इर्तिक़ा होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वैगोट्स्की यही कह रहे हैं कि ज़बान सीखने का अमल समाजी तामुल के नतीजे में होता है। समाजी तामुल बार बार हम कह रहे हैं, तो समाजी तामुल का मतलब क्या है? अपने अहले खाना से, फैमिली मेम्बर से, स्कूल कॉलेज, अपनी सोसाइटी में रहने वालों के साथ होने वाला इंटरेक्शन समाजी तामुल कहलाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं वैगोट्स्की? क्या कहते हैं वैगोट्स्की? कहते हैं कि ज़बान सीखने का अमल दो मरहलों में तरतीब पाता है। पहला है ईगोसेंट्रिक और दूसरा है सोशियोसेंट्रिक। ठीक है, ईगोसेंट्रिक किसे कहते हैं? ईगोसेंट्रिक कहते हैं खुद से बात करना। जब बच्चा अपने आप, देखे होंगे आपने कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये खेलते खेलते अपने आप से बातें करते हैं। ये भी एक ज़बान का इर्तिक़ा का, ज़बान की डेवलपमेंट का एक स्टेज है जिसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है सोशियोसेंट्रिक। सोशियोसेंट्रिक हम किसे कहते हैं? जहाँ पर बच्चा अपने वालिदैन से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने स्कूल के क्लासमेट से, अपने उस्ताद से, गली मोहल्ले के लोगों से बात करता है और उसी इंट्रैक्शन के नतीजे में बच्चे की ज़ुबान का डेवलपमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सोशियोसेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वैगोट्स्की की यही जो नज़रिया है सीडीपी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, तज़किरा आएगा। यहाँ पर वैगोट्स्की का तज़किरा आया, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि वैगोट्स्की का जो नज़रिया है सीडीपी के अंदर वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कहलाता है। ये नीचे हेडिंग है, समाजी, सकाफ़ती और ज़बान का नज़रिया। उनका कहना है कि ज़बान की तरक्की समाज से, उसकी तहजीब से और उसकी सकाफ़त की बुनियाद पर होती है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें पेश की हैं जो आपको सीडीपी के अंदर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी वैगोट्स्की के मुतालिक वैगोट्स्की ये कहते हैं कि इल्म की तामीर बतदरीज होती है और वो समाज से सीखता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि समाज से सीखता है यानी कि उसमें पीयर लर्निंग भी है अपने हमजोलियों के साथ साथ। यहाँ पर देखिए, मैं जो रेड से आपको सर्कल बता रहा हूँ कि हकीकी एक लेवल होता है जिसे हम एक्चुअल लेवल कहते हैं। ठीक है, ये रेड से जो मैंने सर्कल बताया है ये एक हकीकी लेवल है। यहाँ पर बच्चा जिस हकीकत में, जिस लेवल पर है सीखने के,
वो लेवल पर बच्चा क्या करता है, अपने हमजोलियों से, अपने फ्रेंड से, ज़्यादा ज़हीन लोगों से सीखता है। ठीक है, ये एक लेवल है। और उसके बाद ये जो इस तरफ लिखे हैं पोटेंशियल लेवल, जिसे हम मुमकिना लेवल कहते हैं, तो ये जो पोटेंशियल लेवल है ये इसका मुमकिना लेवल होता है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, वो कहाँ तक महारत हासिल करता है। ये 2 लेवल है। ठीक है, और इन 2 लेवल के बीच में का जो मरला है उसे कहते हैं ZPD। ठीक है, ये आपको CDP में भी हम दोबारा समझाएंगे। ये जो ZPD है उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वो मरला है जहाँ पर बच्चा अपने हकीकी, जहाँ पर बच्चा अपनी एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक आने के लिए, यानी महारत तक आने के लिए किसी MKO का सहारा लेता है। यहाँ पर देखिए MKO जो ग्रीन से सर्कल बनाया हमने, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट, जिसमें मोर नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट में उसका बड़ा भाई हो सकता है, ज़्यादा ज़हीन, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स होता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो MKO है वो क्या काम करते हैं, ZPD के अंदर क्या काम करते हैं, हकीकी लेवल से मुमकिना लेवल तक ले जाने का काम करते हैं, उसे हम MKO कहते हैं। ठीक है, और ये तमाम ये जो मरला है हकीकी लेवल से लेके मुमकिना लेवल तक जाने तक का जो मरला है, इसे हम कहते हैं स्काफोल्डिंग, उर्दू में कहते हैं मचानबंदी। ZPD में MKO क्या करता है, बस थोड़ा सा सहारा देता है, ऐसा सहारा जहाँ पर बच्चा महारत हासिल करने के काबिल हो जाए। छोटी सी मिसाल हम आपको यहाँ पर दे देना चाहेंगे कि बच्चा जब साइकिल चलाता है, ठीक है, बच्चा जब साइकिल चलाता है तो हम देखते हैं कि जो कोई भी साइकिल सिखा रहा है बच्चे को, वो क्या करता है, रोज़ाना सिखाता है। एक लम्हा ऐसा आता है जहाँ पर जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, उसके भाई हो गए, पेरेंट्स होंगे, कोई भी हो गए, तो वो क्या करते हैं, उसके स्टैंड को पीछे से पकड़ते हैं। ठीक है, और एक लम्हा ऐसा आता है कि वो थोड़ी देर तक पकड़ने के बाद क्या होता है, उससे छोड़ देते हैं, अपना हाथ हटा लेता है, तो फिर उसके बाद बच्चा खुद ब खुद साइकिल चलाता है। तो ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में खड़ा हुआ बड़ा भाई, उसका उस्ताद, जो कोई भी नज़र आता है, हम इसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये क्या करता है, बच्चे के पोटेंशियल लेवल तक पहुँचने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये जो मरहला जहाँ पर बच्चा MKO की मदद दरकार करता है अपने हकीकी लेवल से महारत तक जाने के लिए, तो ये जो पूरा मरहला है इसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं, मचानबंदी कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? वागोट्स्की का समझ में आया? ये तमाम तर कंसेप्ट वागोट्स्की ने अपने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर भी पेश किए हैं। ओके, समझ में आया? एक क्वेश्चन था जी, ये ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच सेम है क्या उनका कॉन्सेप्ट? जी सही है। प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक दोनों भी एक जैसे ही हैं। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है। हाँ। ईगोसेंट्रिक में प्राइवेट स्पीच में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि प्राइवेट स्पीच में ये लफ्ज़ जो है प्राइवेट स्पीच, ये आपको वाज़े तौर पर बता रहा है कि प्राइवेट स्पीच बच्चा खुद से बात कर रहा है। ईगोसेंट्रिक में बच्चे की अना भी शामिल है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है खुद से, उसकी ईगोसेंट्रिक भी शामिल है, यानी कि खुद को बात करना पसंद करना, ठीक है। अच्छा, वरना दोनों भी एक ही दायरे में है। तो ये पूरा वागोट्स्की का नज़रिया था जो हमने आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश की है। और ये वागोट्स्की जो थ्योरी है ये CDP की पढ़े हमने, लेकिन उर्दू के सबक में पढ़े। उर्दू के अंदर ज़बान के अंदर सीखने के अंदर क्या चीज़ याद रखना है, सिर्फ ये चीज़ें आपको याद रखना है। कौन सी? समाजी तामुल के नतीजे में बच्चा ज़बान सीखता है, ठीक है। जब भी आपको वागोट्स्की नज़र आएगा नाम, ठीक है, जब भी आपको वाइगो नज़र आएगा
VYGO, तो आपने याद रखना सोशियो, वाइगो सोशियो, समाजी तामुल का नतीजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जैन प्याजे। ठीक है, अब हमने शुरुआत में ही कहा कि वैगोत्स्की और प्याजे दोनों भी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, तामीरियत पसंद कहता है, इल्म की तामीर पर बात करते हैं। तो वहाँ पर वैगोत्स्की ने सोशल इंगेजमेंट के ज़रिए बताया इल्म की तामीर, ज़बान की डेवलपमेंट। यहाँ पर प्याजे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बताते हैं, किस तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, ज़बान का इर्तिक़ा कैसे होता है। ठीक है, तो वो उनके कुछ मराहिल हैं, वो आप और मज़ीद तवज्जो से आप सुनिए। अगर ये समझते हैं आप तो उर्दू का भी आपका चैप्टर कवर हो रहा है, और साथ ही साथ CDP का भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा भी आप इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, अगर अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो जैन प्याजे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और उन्हें ये जो तरतीब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी शामिल है, और डेवलपमेंट स्टेज हम इसे कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है? आमतौर पर स्कीमा को अगर आपको समझना है तो हम आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि स्कीमा क्या चीज़ है। स्कीमा क्या है? एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं। सेट है किसी भी चीज़ का सेट ऑफ पैटर्न है किसी भी चीज़ का पैटर्न। ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप हैं, डिवाइस हैं, बहुत सारी चीज़ें। मान लो अगर उर्दू में कहना है आपको तो ये एक तस्वुराती खाका है। ठीक है, ख़याली खाका है, जिसमें मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे जानवरों का खाका है, तो ये एक कैटेगरी है जानवरों का, ये सेट ऑफ पैटर्न्स है। जानवर का जब आप कहेंगे बहुत सारे जानवर, तो सेट ऑफ पैटर्न आपके समझ में आ जाएगा। उसके अंदर जंगली जानवर हैं, कैटेगरीज हैं, 4 पैर वाले जानवर हैं, जंगली जानवर है, पालतू जानवर, ये सेट ऑफ पैटर्न्स है। इसी तरह ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप्स हैं। ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप से मतलब क्या होता है कि पानी है, हवा है, इन सब के रिलेशनशिप हैं, डिवाइसेस हैं, चीज़ें हैं, आलात हैं। तो बहुत सारी वोकेबलरी है, ये स्कीमा है, खाका है। ठीक है, उसे हम स्कीमा कहते हैं जो बच्चे के जहन में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है असिमुलेशन की। असिमुलेशन किसे कहते हैं? असिमुलेशन कहते हैं स्कीमा के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन का एडिशन जब होता है। ठीक है, हमने आपको बता दी स्कीमा क्या है, ये बहुत बड़ा ख़याली खाका है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं जो हमारे जहन में तसव्वुर के अंदर है। उसके अंदर कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसे कहते हैं असिमुलेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अक्सर हम मिसाल देते हैं कि जानवर हैं, ये एक तस्वुराती खाका है, पहली जमात का, दूसरी जमात का तालिब इल्म है और उसके जहन में है जानवर। ठीक है, जंगली जानवर या जंगल में रहने वाले जानवर। तो उसके जहन में बहुत सारे सेट ऑफ पैटर्न्स एनिमल्स उसके जहन में हैं कि 4 पैर वाले चलिए, हम असिमुलेशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके पास दिमाग में जानवरों का एक सेट ऑफ पैटर्न्स है कि जानवरों के बारे में उसके पास एक खाका है, तस्वुरा, स्कीमा है कि बहुत सारे जानवर होते हैं, सबके 4 पैर होते हैं, सबकी दुम होती है, ये स्कीमा है। असिमुलेशन का मतलब क्या है कि न्यू इन्फॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, कि जब आप उसे पर्टिकुलर चीज़ बताएंगे कि भाई आपने बता दिए थे कि भाई उन जानवरों में एक जानवर ऐसा है जिसके जिस्म पर पट्टे होते हैं और वो उसकी नुकीली दांतें होती है और उसके मूंछ होती है। इस तरह के जब आप उसे बच्चे को समझाते हैं और उसका नाम टाइगर है, उसका नाम शेर है। ठीक है, तो एक नई असिमुलेशन बच्चे के जहन में बैठ गई कि वो जो स्कीमा था, एनिमल्स का सेट था, उसके अंदर एक टाइगर नाम का एनिमल है। ठीक है, वो ऐसा है, आपने बता दिए। उसके बाद आगे की स्टेप देखिए आप, ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चे के जहन में बैठ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, मैनिपुलेटिंग इन एग्जिस्टिंग स्कीम ड्यू टू द इक्विलिब्रियम। अब बच्चे ने वहाँ पर आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सेट कर दिया था, असिमुलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया था कि एक
ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, उसके जिस्म पर पट्टे होते हैं और उसके मुंह पे बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो टाइगर है। ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि आपने वहाँ पर उसको बिल्ली उसने घर में देख लिया और वो ज़ोर शोर से चीखने लगा कि शेर आ गया, टाइगर आ गया। इसका मतलब ये है कि उसका मैनिपुलेशन गलत हुआ। किस चीज़ का गलत हुआ? आइडेंटिफिकेशन का, रिकग्निशन का, कि दी गई इन्फॉर्मेशन को उसने, टाइगर की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसने उस इन्फॉर्मेशन को सेट कर दिया बिल्ली के ऊपर। तो टाइगर की इन्फॉर्मेशन उसने अपने स्कीमा में बिल्ली के ऊपर सेट कर दिया, उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इम्बैलेंसिंग। डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, इम्बैलेंसिंग। फिर आपने बताया था, फिर उसके बाद जैसे ही उसने बिल्ली को टाइगर कहा, फिर आपने उससे कहा कि बेटे ये बिल्ली है, कैट है, टाइगर बड़ा होता है और वो येलो कलर का होता है, और ये बिल्ली है, ये पेट एनिमल है। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, जो एसिमुलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन टाइगर के साथ ताल्लुक़ से थी, तो अकोमोडेशन किया, उसने एडजस्ट किया, बिल्ली की इन्फॉर्मेशन बिल्ली की जगह पे लगा दिया आपने स्कीमा में, टाइगर के बाद जो नई इन्फॉर्मेशन मिली उसको एडजस्ट किया टाइगर के लिए। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये जो मैनिपुलेशन है, उसको बैलेंस करने की जो सलाहियत होती है बच्चे के अंदर, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग करना, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द एसिमुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो कुछ भी बच्चे के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हुआ, उसको बैलेंस करने की जो सलाहियत है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये इस तरह इल्म की तामीर, इस तरह एक ज़हनी खाका जहन में बच्चे के इन स्टेप से होकर गुजरता है, ये प्याजे का कहना है। इनमें से अगर कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो अनम्यूट कीजिए, पूछिए। समझ में आया सभी को? आवाज़ क्लियर है? समझ में आ रहा है? सानिया मैडम, मिसबा मैडम, आयशा? जी सर। ओके, आगे बढ़ें। डिसइक्विलिब्रियम हमने आपको बता दिए। स्टेट ऑफ इम्बैलेंसनेस, जो भी एसिमुलेशन के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन सेट हुई थी, उसको बराबर करना, सही तरतीब में उसको लगा देना, ये इक्विलिब्रियम है। और अगर वो मिस बैलेंस होता है तो उसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। तो ये था वैगोट्स्की और प्याजे का नज़रिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अल्बर्ट बांदोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। ठीक है। अल्बर्ट बांदोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया, हेडिंग लिखिए। इंग्लिश में इसे अल्बर्ट बांदोरास सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। अब चूंकि हम ज़बान की आमोजिश और उसका हुसूलियाबी के मराहिल पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि माहिर नफ्सियात ज़बान की आमोजिश के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम ज़बान के अंदर पेडागॉगी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए इन माहिर नफ्सियात का तज़किरा यहाँ पर किया गया है। हमने सबसे पहले किसका देखें? जी मिसबा मैडम, सबसे पहले किसका नज़रिया देखिए हमने? आप लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं? जी सर। नाम? चलिए, तो बांदोरा का समाजी नज़रिए के अंदर क्या कहा जाता है, जिस तरह वहाँ पर हमने वैगोट्स्की का सोशल लर्निंग थ्योरी देखे थे कि वो बच्चा वहाँ पर समाजी तामुलात के ज़रिए सीखता है, तो यहाँ पर बांदोरा का समाजी आमोजिश के नज़रिए में बांदोरा ये कहते हैं कि बच्चे मॉडल के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है। समाजी मॉडल, अपना रोल मॉडल। अल्बर्ट बांदोरा का कहना है कि हर बच्चे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मॉडल होता है। मॉडल उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसका भाई, उसका बहन, उसकी फैमिली मेम्बर, या फिर उस्ताद भी हो सकते हैं। और उसी मॉडल को बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका मुस्कुराना, इन तमाम चीज़ों को वो गहराई से क्या करता है,
ऑब्ज़र्व करता है, कॉपी करता है, इमिटेशन करता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। और इसी मॉडल की वजह से मॉडल उसके लिए कमक का काम करता है, उसके लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, उसके लिए मुहर्रिक का काम करता है। और इसी मॉडल के सहारे बच्चे की ज़बान की आमोजिश, इसका लर्निंग तकमील कर पाता है। तो अल्बर्ट बांदोरा के अंदर आपको इस मॉडल के ज़रिए ही याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी ही चीज़ आपको अल्बर्ट बांदोरा के अंदर याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग आज की पीरियड को मिस करेंगे तो उनके लिए काफ़ी दुश्वारी होंगी, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम इसके अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है ज़बान और क़वाइद। ठीक है, ज़बान और क़वाइद हेडिंग बनाइए, लैंग्वेज एंड ग्रामर। हम जानते हैं कि मादरी ज़ुबान को हम इक्तिसाब के ज़रिए सीखते हैं, यानी मादरी ज़ुबान में हम Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.